दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि फिलहाल रसिया और यूक्रेन के बीच महायुद्ध हो रहा है और ये महायुद्ध बॉर्डर पर ना होकर के यूक्रेन के घर में हो रहा है, क्योंकि रसिया के सैनिक टैंक सहित यूक्रेन में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर तबाही मचा दिए हैं। यहाँ के लोग दूसरे देशों में भागने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भारत के स्टूडेंट भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, लगभग 15 से 18 हज़ार लोग, उनको भी लाने की प्रयास की जा रही है। उसके लिए बैठक भी हुई थी। तो सारे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल की स्थिति क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या यहाँ पर अहम भूमिका निभा सकती है? क्या इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध हो रहा है क्या रोका जा सकता है या फिर नहीं? यहाँ पर देखिए, रसिया का जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, व्लादिमीर पुतिन, वो ये चाह रहे हैं कि यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लें। और इधर जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हमें दूसरे देशों से सपोर्ट मिले ताकि मैं रूस का सामना कर पाऊँ। ये हमेशा यही अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमें दुनिया में अकेले छोड़ दिया गया है रूस से लड़ने के लिए। बताइए अन्य देशों के लिए कितना बड़ा अजीब टाइप का लगता है कि नहीं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई हमें अकेला छोड़ दिया गया है रूस के साथ लड़ने का, इनका सपोर्ट करने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, इनका कहना है। तो देखिए कौन कौन देश जो है यूक्रेन के सपोर्ट में है और कौन कौन रशिया के सपोर्ट में है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और भारत किसके सपोर्ट में जाएगा, यूक्रेन के या फिर रशिया के? क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत का यूक्रेन और रशिया दोनों के साथ अच्छा खासा संबंध रहा है और यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा भारत को शामिल होने में। और क्या ये तीसरा विश्व युद्ध का कारण बन सकता है ये युद्ध? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए इस मैप में, ये जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ये है रूस, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। और इधर जो आप रेड वाला पार्ट देख रहे हैं ये है क्या चीज़? यही है यूक्रेन, जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जो रूस है हर चीज़ में बड़ा है। ठीक है, डेवलप कंट्री है भाई और बहुत ही शक्तिशाली है। इसके पास जितने औजार हैं, जितने वेपन्स हैं, उतना यूक्रेन के पास नहीं है। अगर चाह लिया रूस तो आसानी से यूक्रेन को कब्जा में कर लेगा। अगर यूक्रेन को कोई देश साथ नहीं दिया, भारत नहीं देगा, अमेरिका नहीं देगा, या फिर और भी यूरोपीय देश, इधर जो है बहुत सारे इधर यूरोपीय देश हैं, क्योंकि जो यहाँ पर यूक्रेन है ना, ये यूरोपीय देश से एकदम घिरा हुआ है। और यूरोपीय देश इसीलिए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो है गैस वगैरह का क्या होता है, इम्पोर्ट होता है। रूस से भी होता है, ऐसा बात नहीं, रूस से ही ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन ये भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रूस के साथ कौन कौन से देश हैं? चीन है। चीन तो भाई पहले से रूस का तो साथ दे ही रहा है। पाकिस्तान भी है सामने, क्यूबा भी है, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, ये सारे, ईरान, उत्तर कोरिया, सारे जो हैं रूस के साथ हैं। अब इधर यूक्रेन के पक्ष में है अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे हैं इसके पक्ष में। अगर भारत जाता है रूस के साथ, अगर भारत रूस के साथ चला गया तो चीन के साथ मिलना पड़ेगा, पाकिस्तान के मिलना पड़ेगा और अमेरिका के खिलाफ हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के साथ है। और अगर भारत जाता है यूक्रेन के पास तो फिर रूस से अलग हो जाएगा, रूस के खिलाफ हो जाएगा, जबकि रूस से अच्छा खासा हम लोगों का संबंध है। तो दोनों तरफ से जो है भारत को जाना ये कैसे संभव है? इसीलिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, ये विदेश मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये दोनों देश के बीच में युद्ध हो रहा है, उसको शांति किया जाए, शांत किया जाए, है कि नहीं? और वही करना भी चाहिए, यही सबसे अच्छा विकल्प है। क्योंकि अगर आप एक का पक्ष लेते हैं तो दूसरा जो है आपके लिए भारी पड़ जाएगा और बाद में दिक्कतें हो सकती है। तो ये सारा अपडेट्स है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि अभी वर्तमान का स्थिति क्या है। देखिए अभी तक लगभग 137 लोग मारे जा चुके हैं, 316 लोग घायल हुए हैं। और यूक्रेन का भी कई दावा है कि हम जो रूस का टैंक है उसको तबाह किए, एयरक्राफ्ट को तबाह किए हैं, लेकिन उसमें क्या सच्चाई नहीं सच्चाई ये तो अभी तक हमारे सामने नहीं आई। लेकिन भाई अगर युद्ध करने के लिए आया है, घर में घुस करके वार कर रहा है, तो यहाँ के भी जो सैनिक हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं और कई हद तक टैंकों वगैरह को मार गिराया है। यहाँ पर आप इमेज वगैरह को देख सकते हैं। देखिए ये है इमेज, यहाँ पर देख सकते हैं रूसी सैनिक के यूक्रेन में आगमन। देखिए किस तरह से एकदम टैंक वगैरह सारे सैनिक जो है आ रहे हैं, यूक्रेन में प्रवेश कर रहे हैं। और जो यूक्रेन का राजधानी कीवी है, यूक्रेन का राजधानी जो कीवी है, कीवी ये इधर ही कहीं है। अब इस कीवी में भी हो सकता है 3-4 दिन में रूस का कब्जा हो जाए। ये बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। और ये जो जेलेंस्की साहब है, व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो इसी शहर में है। तो इनका कहना है कि भाई हम ही टारगेट है सबसे पहला रूस का, उसके बाद हमारी फैमिली का, इनका कहना है। देशों के देश के सामने कर रहे हैं, अलग देशों के सामने। ठीक है,
अमेरिका हमेशा प्रयास कर रहा है रूस को रोकने के लिए, लेकिन रूस का भी कहना है, रूस यानी पुतिन साहब का कहना है कि सैनिक हमारी, सब कुछ हमारा, हमको कोई सिखाए नहीं कि हम क्या करें। ठीक है, इनका तो भाई अलग ही है, एकदम अलग तरह से उतरना चाहती है इस दुनिया में। क्लियर। अब आगे देख सकते हैं कि अभी की स्थिति क्या बनी हुई है। यहाँ पर देखिए रूसी सैनिक का टैंक, अब यहाँ पर जो युद्ध हुआ था गुरुवार को सुबह 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार, यहाँ पर रूसी सैनिक का जो टैंक था किस तरह से तबाह किया गया। अब यहाँ रूसी सैनिक जो है यहाँ पर देखिए मिसाइल वगैरह का परीक्षण कर रहे हैं, किस तरह से हमला वगैरह करना है। ठीक है, और धमाका जो हुआ था देखिए इस तरह से नज़ारा कुछ था। और यूक्रेन की भागा दौड़ी जो है देखिए इस तरह से है, क्योंकि यूक्रेन में अगर युद्ध हो रहा है तो वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, गांव की ओर भाग रहे हैं या दूसरे देशों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की साहब, वो 18 से लेकर के 60 वर्ष तक के जो भी पुरुष है उन्हें दूसरे देशों में जाने के लिए मना कर दिए हैं, ताकि उनका भी प्रयोग युद्ध में किया जा सके। और लगभग 10,000 लोगों को, 10,000 यूक्रेन के लोगों को राइफल वगैरह दे दिया गया है ताकि रूसी सैनिकों से वो लड़ पाएं। ठीक है, तो ये भी फैसला जेलेंस्की साहब के लिए बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर देखिए आगे है रूस के नागरिकों का विरोध प्रदर्शन। अब देखिए रूस के जो नागरिक हैं ना वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिसमें लगभग 1700 लोग जो हैं कैद बना लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं रूस में। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी बहुत सारे बात करना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन और रसिया का क्या वर्षों से संबंध रहा है। बात है 1917 का, बात है 1917 का। चलिए वाइट से लिखते हैं, बात है 1917 का, जिस समय रूसी क्रांति हुआ था। क्या हुआ था? रूसी क्रांति हुआ था। अब इसी रूसी क्रांति के दौरान यूक्रेन एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बना था, लेकिन यह राष्ट्र 3 साल के बाद मतलब कि 1920 में क्या हुआ, सोवियत संघ में मिल गया। किसमें? सोवियत संघ में मिल गया। अब ये जो सोवियत संघ है वो चला क्योंकि इसमें बहुत सारे देश शामिल थे। अभी सोवियत संघ का 1991 में क्या हुआ, विघटन हुआ। विघटन। और विघटन होने पर 15 नए देश बने, जिसमें से यूक्रेन भी शामिल था, और उसमें रूस जो था सबसे बड़ा देश बना था। और वहीं से रूस और यूक्रेन के बीच में थोड़ा आनाकानी चलते रहा है। यूक्रेन जो है, ये जो रसिया है वो मानता है कि यूक्रेन रसिया का क्या है, सर है। जिस तरह से भारत में जम्मू कश्मीर को हम लोग सर मानते हैं, ठीक है, कि अगर वो नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हालांकि दूसरा देश पाकिस्तान वगैरह खूब प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर मेरा है, ये है वो है, लेकिन ले तो नहीं पाया। हम लोग को लगता तो नहीं लगता था कि भाई ये मतलब अगर नक्शा से हट जाएगा तो अजीब टाइप का भारत देखने में लगेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी रूस का मानना है। अब विघटन होने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारे अड़चने आई। लगभग 2014 में यहाँ पर क्या हुआ, लगभग क्या 2014 में ही क्रीमिया जो थी, यहाँ पर यूक्रेन का ही एक पार्ट था क्रीमिया, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये है क्रीमिया। इस क्रीमिया को इस रूस ने कब्जा में ले लिया है। यहाँ पर बहुत प्राकृतिक संसाधनों का भंडार था, और रूस चाहता है कि भाई अगर सोवियत संघ का पहले पार्ट था ये यूक्रेन, तो प्राकृतिक संसाधनों पर मेरा अधिकार होगा। इसके लिए जो है कब्जा करने के लिए चाह रहा है, इसको मिलाने के लिए चाह रहा है। क्लियर। अब ये कब्जा में जो है चला गया है, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल जो युद्ध की स्थिति बनी है उसके सबसे बड़ा कारण है लुहान्स्क और डोनेस्क, जो दो यहाँ पर देश के रूप में ये जो रूस है, पुतिन साहब हैं, ये दोनों स्वतंत्र देश बन गए हैं। ये अनाउंसमेंट कर दिए। कौन? पुतिन साहब, कि लुहान्स्क और डोनेस्क का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र देश बन गए हैं, जबकि ये क्या है, यूक्रेन का पार्ट है। तो भाई जेलेंस्की साहब का थोड़ा दुख हुआ कि भाई ये दोनों अलग राष्ट्र कैसे बन जाएंगे, राष्ट्र बन जाएंगे तो फिर यूक्रेन जो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। और आपको पता है हमेशा रसिया जो है इसलिए यूक्रेन को अपने में लेने का प्रयास किया है, क्योंकि देखिए ये यूक्रेन जो है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये यूरोपीय देश है। ठीक है, क्या है, यूरोपीय देश, हंगरी वगैरह, रोमानिया वगैरह, ठीक है, ये सब सारे यूरोपीय देश हैं। यूरोपीय देश के एकदम गोद में बसा हुआ है, देख सकते हैं किस तरह से एकदम घुसा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे यूरोपीय देश का बॉर्डर का सामना करना पड़ रहा है यूक्रेन का। तो रसिया को लगता है कि अगर हम इसको अपने साथ में ले लेंगे, मिला लेंगे, तो फिर चीज़ें जो है एकदम नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर जो है यूरोप में क्या होता है, रसिया से गैस का इंपोर्ट होता है। अगर युद्ध बरकरार रहा इसी तरह से
तो गैस का जो दाम है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है। और भारत में भी इसका असर पड़ेगा और हो सकता है कि आपको कुछ दिन में असर इसका दिख जाए, क्योंकि रसिया से और यूक्रेन से ज़्यादा मात्रा में गैस का सप्लाई होता है जो हम लोग जलाते हैं, है कि नहीं, लगभग 60%। आप सोच सकते हैं, ऐसा कहा जाता है जैसे कि यमन में अगर एक बमबारी हुआ ना तो दिल्ली के पेट्रोल पंप में जो तेल का दाम है वो बढ़ जाता है। अब सोचिए ये पूरा जो विश्व है ना एकदम गुथा हुआ है, अगर कहीं पर एक जरा सा खरोच हुआ ना तो दूसरे जगह प्रभाव पड़ता है उसका। ऐसा नहीं जहाँ खरोच हुआ है वहीं पर प्रभाव पड़ेगा, दूसरा देश पर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एकदम जुड़े हुए हैं। संसाधनों में कमी आ जाएगी, रेट में बढ़ोतरी हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। अगर मतलब पूरा विश्व जो है एकदम शांतिमय ढंग से चल रही है तो फिर अच्छा मतलब लगेगा कि हाँ ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही अगर कुछ अड़चन हुआ जैसे कि हो रहा है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे गैस का दाम अगर बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा तो फिर क्या होगा, अगर रूस सप्लाई करना बंद कर देगा इधर यूरोप वगैरह में तो फिर तबाही मच जाएगा भाई। बिजली का जो दाम है वो बढ़ जाएगा और अभी बढ़ भी गया है, लगभग 600% तक बढ़ गया है बिजली का दाम, थोड़ा गैस का सप्लाई जो कम हुआ तब। अब सोचिए इतना बड़ा फिर बिजली में हम लोग को निर्भर रहना पड़ेगा, सारा चीज़ गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ बिजली से कीजिए, है कि नहीं। जो चीज़ हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं गैस से वो फिर सारा चीज़ अब बिजली से करना पड़ेगा, फिर रेट बढ़ा दिया जाएगा सरकार के द्वारा, फिर समझते रहिए आप, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। देखिए खैर अभी हम लोग को मुद्दा पर चर्चा करना है। यूक्रेन में जो है पूरा रूस का यहाँ पर आगमन हो चुका है अच्छा ढंग से और युद्ध हो रहा है, यहाँ के लोग तो परेशान हैं ही भाई। अब यहाँ पर कीवी में भी हो सकता है कि 3-4 दिन में कब्जा हो जाए, फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पुतिन साहब का मानना है कि भाई जो सोवियत संघ जो टूटा है 1991 में वो फिर से मिल जाए, ठीक है, क्या हो जाए, मिल जाए। क्योंकि ये जो पुतिन साहब है, ये जो रसिया है, रसिया के जो भी राष्ट्रपति वगैरह बनते रहते हैं वो यूक्रेन पर ही बेसिकली नज़र उठाते हैं, यही मुद्दा को रखते हैं। और यहाँ पर अगर अच्छा खासा अगर हुआ तो फिर राष्ट्रपति को अच्छा खासा क्या बन जाता है, वहाँ पर माहौल बन जाता है नहीं। जैसे मान के चलिए अगर भारत है, भारत पाकिस्तान वालों ने क्या किया, भारत पर अटैक किया, भारत ने फिर पाकिस्तान पर अटैक किया, तो लगता है ना कि भाई सरकार ये अच्छा है, ऐसा करना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी स्थिति है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट ये रूस के अभी भी कब्जा में है, ये वाला पार्ट, ठीक है, एकदम बहुत बड़ा दिक्कत है। ये सबका हिस्ट्री बहुत ही लंबा है भाई, बहुत ही लंबा। जैसे कि हम लोग भारत जो जम्मू कश्मीर देखते हैं, जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में है, कुछ चीन में मिला हुआ है, लेकिन नक्शा में हालांकि हम लोग कुछ भी दर्शा दें लेकिन कुछ तो मिला हुआ है ना, उसमें भी मतलब अड़चनें हमेशा होती रहती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। और जहाँ पर अगर ये चीज़ वर्षों से चली आ रही है वहाँ कभी न कभी युद्ध होना तय है, कभी न कभी तो होगा भाई, कुछ अगर नहीं माना जाएगा तो होगा। तो यहाँ पर यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का विफलता देखा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का विफलता जो है पहले से भी रहा है, कहा जाए तो कहीं कहीं पर सफल भी रहा है। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि अगर विश्व में अगर अशांति पैदा हो तो उसको शांत किया जाए। लेकिन यहाँ पर कहें जैसे 1945 में स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो इसमें 10 साल के बाद अमेरिका और वियतनाम में युद्ध होने लगा, अमेरिका और वियतनाम में। और इस युद्ध में लगभग 20 लाख लोग मारे गए और 30 लाख से लोग ज़्यादा घायल हुए, और साथ में 55,000 से भी अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए। अब सोचिए इतना बड़ा तबाही हो गया था। तो उस समय भी यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ ये विफल ही रहा। और साथ में इराक और ईरान के बीच में जो संघर्ष चला था लगभग 8 साल का, जो 1980 से चला था, इसमें 10 लाख लोग मारे गए, इसमें भी विफल ही रहा। अगर इसको रोकना रहता 10 साल क्यों चलता है नहीं, एक आध महीना चला फिर रुक जाता, लेकिन इसमें भी विफल रहा यूनाइटेड नेशन। साथ में रवांडा का नरसंहार ये 1994 में हुआ और लगभग 100 दिन के भीतर 8 लाख लोग मारे गए थे। यहाँ पर भी जो है यूनाइटेड नेशन विफल रहा है। लगभग शक्तिशाली देशों का ही इस पर दबाव रहता है, जिस तरह से अगर चाहेंगे शक्तिशाली देश वही होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन त्वरित एक्शन ले और दूसरे देश भी एक्शन ले ताकि वहाँ पर युद्ध को रोका जा सके। क्योंकि देखिए अगर ऐसा हुआ, अगर दूसरे देश सपोर्ट करने लगे, बहुत सारा धमकियाँ आ रही है, जैसे अमेरिका कह रहा है कि अगर रूस को कोई साथ देगा तो उसका भी हाथ में खून रहेगा, ये अमेरिका का कहना है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका का साथ कौन दे रहा है, चीन दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है, क्यूबा दे रहा है। अब अगर कहीं चीन और पाकिस्तान आपस में अगर भिड़ गए तो भाई तो तबाही मच जाएगा, क्योंकि भाई दोनों बहुत ही शक्तिशाली देश हैं, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।
तो तृतीय विश्व युद्ध ना हो, ये पढ़े लिखे लोगों का पहचान होनी चाहिए, क्योंकि 1945 लगभग 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था उसमें कितने चीज़ें, मतलब कितनी खराब स्थिति आ गई थी पूरे विश्व का, ये तो सबको पता ही है, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे। तो वो स्थिति कहीं ना आ जाए, क्योंकि भाई उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत अंतर है। अभी कोई देश अगर चाहेगा तो दूसरा देश को एकदम तबाही मचा देगा, एकदम बर्बाद कर देगा, वो भी चाहेगा तबाही मचा देगा, बर्बादी कर देगा, एकदम खत्म जड़ से, मतलब मानव का एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति आ गई है। तो ऐसी स्थिति में तृतीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। और अगर भारत की बात की जाए कि भारत किसके साथ चले जाए, तो भारत को यहाँ पर एकदम मिड पॉइंट में होना चाहिए भाई, न जाना चाहिए रूस के साथ और न जाना चाहिए अमेरिका के पास। अगर तृतीय विश्व युद्ध होता भी है तो खैर उस समय क्या एक्शन लिया जाएगा मंत्रियों के द्वारा ये कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर मतलब अगर बीच में ही रहें आप, अगर दोनों के बीच में शांति स्थापित करना चाहें तो वही बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। पुतिन साहब क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये सबको मिला करके मतलब कि सोवियत संघ में फिर से शामिल किया जाए, लेकिन देखिए क्या होता है। अभी युद्ध तो जारी है, अभी युद्ध हो भी रहा है, बहुत सारी मिसाइलें वगैरह गिर रही है। ठीक है, बहुत सारे जो यूक्रेन के जो सैनिक के जो अड्डे हैं वहाँ पर भी हमला किया जा रहा है रूसी सैनिकों के द्वारा। अब क्या होता है नहीं होता है ये सब मतलब 2-4 दिन के अंदर सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए, जितना मैं आपको बताया उससे शायद आप संतुष्ट होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।